बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, ईसीपी पाकिस्तान की हुकूमत इस टाइम पर फेडरल गवर्नमेंट यानी तमाम इत्तेहादी जमातें और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस बार तमाम की तमाम अखाड़े में नजर आ रही हैं। और टॉप स्टोरीज के अंदर सबसे पहली कहानी, सबसे पहले टॉपिक हमारा यही होगा कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर हलचल कुछ ज़्यादा होती चली जा रही है। इमरान खान साहब ने जैसे ही अनाउंस किया कि वो असम्बलियाँ तहलील करने की तरफ जाएंगे, उसके बाद डिबेट शुरू हो गई कि क्या तहलील करेंगे या इस्तीफे देंगे। इस बारे में बात करेंगे। दूसरी टॉप स्टोरी हमारी होगी जनरल कमर जावेद बाजवा से जनरल आसिम मुनीर तक का सफ़र। पाक फौज इस टाइम पर सियासत से कंप्लीट किनारा कशी इख्तियार कर चुकी है और ये किनारा कशी के साथ साथ जनरल बाजवा का आज बड़ा इम्पोर्टेंट एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर के अंदर एक इंटरव्यू आया, उस इंटरव्यू की भी बात करेंगे। उसके अंदर भी उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं और पाकिस्तान की फ़ौज की जो है वो सियासत से किनारा कशी के बारे में एक और बार बात की है। तो आज के सबसे पहले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ईसीपी तमाम के तमाम सियासी अखाड़े के अंदर नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब ने बड़ा वाजे कर दिया था कि वो केपीके और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करेंगे। उसके बाद डिबेट ये शुरू हुई कि क्या तहलील होंगी या इस्तीफे आएंगे, क्या वो होगा जो नेशनल असम्बली में हुआ या फिर इस्तीफे आएंगे। और उसके साथ साथ ईसीपी क्या करेगा। ईसीपी ने भी आज जवाब दे दिया है और शिकवे का जवाब शिकवा यह आया है कि ईसीपी कहता है कि जी असम्बलियाँ तहलील होने पर कौमी असम्बली बल्कि मुतालिका सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन दोबारा होंगे, यानी ज़िमनी इंतखाबात होंगे। कंप्लीट असम्बलियों को तहलील नहीं किया जाएगा। मुस्ताफ़ी अरकान की सीटों पर 60 रोज़ के अंदर ज़िमनी इंतखाबात किए जाएंगे। एक सूबाई हल्के में इंतखाबात पर तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उनका इशारा इस तरफ है कि इमरान खान साहब जो रिज़ाइन करेंगे उसके बाद सिर्फ और सिर्फ खर्चा ही बढ़ेगा। पाकिस्तान की अवाम का एक ही साल के अंदर ज़िमनी और आम इंतखाबात कराना मुश्किल है, मगर कानून पाबंद करता है हमें इस बात को। और पंजाब और केपीके की असम्बलियों के इंतखाबात पर कम से कम 22.5 अरब रुपए खर्चा आएगा। अब जरा चलते हैं आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये बड़े वाज़े तौर पर कहता है कि टाइम ऑफ इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन होगा क्या, इसके अंदर ईसीपी ने डिसाइड करना है। आर्टिकल 24(1) कहता है कि जनरल इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली शैल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days immediately following the day on which the term of assembly is due to expire, unless the assembly has been sooner dissolved, and the result of the elections shall be declared not later than 14 days before the day. उसके बाद कहा जाता है कि असेंबलियों के तहलील होने की सूरत के अंदर आर्टिकल 58 और आर्टिकल 112 के तहत तमाम का तमाम इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाएगा और केयर टेकर सेटअप लेकर आया जाएगा। लेकिन ईसीपी ने बड़े वाज़े तौर पर ये जो ज़िमनी इंतखाबात की बात कर दी है, उसके बाद सवाल ये पैदा होने लग गया है कि क्या इमरान खान साहब का ये जो पत्ता था जो उन्होंने छुपा कर रखा हुआ था, जो एन उस वक्त पर खेला जिस टाइम पर हुकूमत को वाकई में प्रेशर के अंदर लेकर आना था, क्या ये फेल हुआ या ये सक्सीड हुआ। एक बात तो वाज़े तौर पर नजर आ रही है कि हुकूमत बैकफुट पे है। तमाम के तमाम लोग अपनी सरगर्मियों, सियासी सरगर्मियों में भी लग गए हैं कि क्या करना है तहलील होने की फॉर्म में। अतातारा साहब की बात भी आपने सुनी कि ये प्रेशर तो फील किया जा रहा है। बहरहाल जो इमरान खान साहब ने बिल्ड करना था वो प्रेशर तो बिल्ड हुआ। हुकूमत क्या करेगी, पीटीआई क्या करेगी, इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। प्लेजर हैविंग यू इन द शो। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और ज़ाहिर कोऑर्डिनेटर भी हैं पीएम के। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सलमान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आपका भी बहुत शुक्रिया। सलमान साहब, आपसे ही आगाज़ करते हैं बात का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब और साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये अनाउंस तो कर दिया कि जी और जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी हमारे साथ अब मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले तक हमारे साथ मौजूद नहीं थे, लेकिन जल साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू एज वेल। लेकिन राना साहब, बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पत्ता खेलना था वो खेला। आप लोग भी ऑन द बैकफुट नज़र आ रहे हैं। नज़र आ रहा है क्लियरली कि हुकूमत प्रेशर में है। नज़र आ रहा है क्लियरली कि अब हुकूमत को भी ये मसला पड़ गया है कि ये तहलील हो गई तो क्या सूरत हाल होगी। तो फिर इसीलिए बार बार एक आसरा दिया जा रहा है, नहीं नहीं तहलील करना बड़ा मुश्किल काम है, जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। या आप किसको तसल्ली दे रहे हैं, अवाम को या अपने आप को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये इस्तीफे लेने आए थे, अब ये इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं और उसकी वजह ये है कि 6 माह से जो पूरी कौम को इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था कि जो है रजीम चेंज जो है
वो हुआ आलमी साजिश के जरिए और फिर आर्मी चीफ की तकर्री पे जो ये करना चाहते थे, दोनों जगहों फेल हुए। और जो लॉन्ग मार्च था, जो कि आधे किलोमीटर का लॉन्ग मार्च था, 4 घंटे दिन में चलता था, उसके बाद जो उसका फिनाले था, वहां लाखों नहीं हजारों लोग थे। तो मैं समझता हूं कि ये जो अनाउंसमेंट की उन्होंने, एक सरप्राइज दिया या एक झटका दिया या फेस सेविंग कर ली अपनी, कि जी मैं तो एक सरप्राइज और बड़ा बम मैंने सियासी चाल अपनी चली, लेकिन जो पूरी जो लॉन्ग मार्च 6 माह की जो जद्दोजहद थी वो एक फेलियर था। अब इस पे आ जाएं कि जी हुकूमत बैकफुट पे है। लेकिन राना हुकूमत साहब एक मिनट, क्यों बैकफुट पे है? आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट। ये डिसाइड तो आने वाले टाइम्स में होगा ना कि ये फेलियर था या नहीं था। इस चीज पे डिपेंड करता है कि तहलील होंगी असेंबलियां या इस्तीफे दिए जाएंगे। तो ये अभी से आप कैसे वर्डिक्ट दे सकते हैं कि जी उनकी सारी की सारी जद्दोजहद सारी फेल हो गई? क्योंकि 2 हदफ थे ना, इस जद्दोजहद के 2 एजेंडे थे जो उन्होंने बरमला कहे। एक आर्मी चीफ की तकर्री कि किस तरीके से होनी चाहिए, दूसरा था कि अर्ली इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए। तो दोनों चीजें अब तक तो नहीं हुई। अब जो उन्होंने नया कार्ड खेला है या जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है, उसका जो वर्स्ट केस सिनारियो हुकूमत के लिए हो सकता है, वो ईसीपी ने आपको बयान कर दिया कि ईसीपी ने कहा कि ये जो 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 है जिमनी इलेक्शन हो जाएंगे। और वो जो अगर ऐसा सिनारियो हो जाता है तो ठीक है, हम मैदान में आ जाएंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे, फिर जो लोग जीतेंगे इलेक्शन वो बाकी जो मुद्दतें हुकूमत है उसको पूरा कर लेंगे। तो ये वर्स्ट केस सिनारियो जो करंट हमारी हुकूमत है उसके लिए आ गया, और उसका रद्द अमल भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, उसमें किसी में कानूनी कबाहत है, किसी में कोई और चीज है, फिर हमारे 2 केसेस कोर्ट। कौन सी ऑप्शंस है जो आप सोच रहे हैं लेकिन उसके अंदर कोई कानूनी कबाहत है? ये कौन सी ऑप्शन है राना साहब? देखिए ना, जिस तरह गवर्नर राज है, एक इंतहाई कदम है, अच्छा इकदाम भी नहीं है, लेकिन वो एक ऑप्शन है जिसके अंदर सदर का रोल है, आपकी जॉइंट रेजोल्यूशन चाहिए दोनों की। तो यानी कि एक कबाहतें इसमें हैं कि मुश्किल है ये काम, और इंतहाई भी है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो एक अलग डिबेट है, लेकिन एक ऑप्शन है। नो कॉन्फिडेंस का एक ऑप्शन है, उसके अंदर भी पेचीदगियां आ सकती हैं, एक्सटेंड हो सकता है खींचातानी, लेकिन वर्स्ट केस सिनारियो मैंने आपके सामने पहले रख दिया। देखिए हमारा क्या मौकफ, हमारा ये मौकफ है कि हम ये जी जी राना साहब मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। जनरल साहब, एक बात तो वाजे हो गई है कि इस टाइम पर शदीद रस्साकशी चल रही है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है कि जो असेंबलियां हैं वो तहलील होने की तरफ जाएं, दूसरी तरफ हुकूमत कोशिश कर रही है कि तहलील होने से पहले ही कोई ना कोई ऐसा माजरा कर दिया जाए कि एतमाद का वोट लेना पड़ जाए, केपीके में भी और पंजाब असेंबली के अंदर भी। ऐसी सिचुएशन में क्या इमरान खान साहब ने वाकई में एक सियासी हलचल बपा कर दी है या ये एक फेल्ड कार्ड है? देखिए, फेल होता है या पास होता है, तो जैसे आपने कहा, ये तो बाद में पता चलेगा ना। अव्वल तो जो हालात इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं वो देखिए कि तमाम पीडीएम इस वक्त मैदान में हर एक से बढ़कर दूसरा बयान जारी कर रहे हैं। जो कल तक कह रहे थे कि ठीक है असेंबली डिसॉल्व करें, हमने इलेक्शन करा देंगे, हम नेशनल असेंबली भी डिसॉल्व कर देंगे। मैं 1-2 चीजें आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। इस वक्त इमरान खान साहब जिस पॉपुलैरिटी के जिस मिराज पर हैं, अगर दोनों असेंबली डिसॉल्व करके केपी की और पंजाब की दोबारा इलेक्शन हो जाता है यहाँ पे, जिस तरह भी ईसीपी ने बयान दिया है, तो इमरान खान साहब ज्यादा मेजोरिटी के साथ आएंगे, राइट, यूं लगता है। और फिर ये असेंबलियां 5 साल रहेंगी। इन असेंबली की मुद्दत इतनी नहीं होगी जो भी कहा जा रहा था कि भाई ये बाकी मुद्दत पूरी करेंगे, 5 साल होगी। और इस 5 साल में फिर जनरल इलेक्शन आने हैं बीच में। 5 साल में अगर इमरान खान साहब की दोनों सूबों में मेजोरिटी के साथ हुकूमत कर रहे हैं, इनको किसी और सहारे की जरूरत भी नहीं है, किसी और पार्टी की जरूरत भी नहीं है, तो फिर आप देखिए कि जब नेशनल असेंबली के इलेक्शन आएंगे, इन दोनों सूबों से किस तरीके से पीटीआई को सपोर्ट मिलेगी, हुकूमत भी उनकी होगी और ज्यादा एमपीएस भी उन्हीं के होंगे। तो ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं है कि भाई ये कह दें कि हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे। मामला सीरियस है ये। राइट, इससे भी सीरियस मसला ये है कि जो पाकिस्तान जिस सियासी अबतरी का शिकार है इस वक्त, ये बढ़ रही है। आज जब कल इमरान खान साहब ने बयान दिया, राणा साहब मुझसे बेहतर जानते हैं इस चीज को, कि आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज वो टैंक कर गई आज, इस सारे सियासी अबतरी को संभालने की जरूरत है। उसके लिए क्या इकदाम करेंगे? इमरान खान साहब आखिरी हद तक जाने को तैयार हैं, हुकूमत क्या करेगी इसको संभालने के लिए? जरूरी बात इस बात की है, क्योंकि जब तक जनरल साहब यू आर एब्सोल्युटली राइट कि खान साहब तो आखिरी हद तक जाने को तैयार हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान उस आखिरी हद का मुतहम्मिल हो सकता है या नहीं हो सकता? ब्रिगेड साहब, ऐसी सूरत हाल में जनरल इलेक्शंस अनकरीब होते हुए देख रहे हैं
या आपको लगता है कि अब भी हुकूमत किसी ना किसी तरीके से, सिंस उधर जरदारी साहब हैं, सिंस उधर नवाज शरीफ साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं सारे उस तरफ, ये कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो अगर कोई तरीका वो निकाल भी लेंगे इस तमाम पॉलिटिकल क्राइसिस को प्रोलॉन्ग करने में, तो नुकसान यही होगा कि अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में, हफ्तों में डिफॉल्ट कर जाए। फिर सब रो रहे होंगे, सब पकड़ के बैठ जाएंगे। तो अभी भी मेरे ख्याल को होश के नाखून करनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान के 3 टॉप इकोनॉमिक एक्सपर्ट जिनको मैं सुबह शाम सुन रहा हूँ, शबर जदी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, जिन्होंने ऐसी खौफनाक इंकशाफात कर दिए हैं, और तीसरे फारूक शरीफ साहब इस्लामाबाद में बार बार लिख रहे हैं, हमें बता रहे हैं फिक्र के साथ कि वी आर क्लोज टू डिफॉल्टेड और वी हैव प्रॉब्ली और इवन डिफॉल्टेड। सो कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर ये मामलात को लटकाएंगे या ड्रैग करेंगे, डिसोल्यूशन के बाद कोई और तरीका निकाल देंगे, कोई कोर्ट्स में मामला चला जाएगा, ये होगा। याद रखें वो इट विल बी जिसको कहते हैं ना, द पार्टी इज गोइंग टू बी ओवर फॉर आवर इकोनॉमी। बिल्कुल कोलैप्स इमिनेंट है। बेहतर ये है अगर आपस में ये बैठ के फैसला नहीं करते हैं, लेकिन अगर डिसोल्यूशन भी होती है तो बिल्कुल ईसीपी को भी चाहिए ये किसी के बी टीम वाला काम ना करें, बिल्कुल न्यूट्रल रहे, आइन के मुताबिक चले। रेजोल्यूशन के बाद जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया अभी कि वो जब पूरे इलेक्शन होंगे तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पीटीआई विल कम बैक विद a thundering majority in KP and in पंजाब। और फिर 5 साल। लेकिन अभी कश्मीर वाले इलेक्शंस कुछ और बता रहे हैं ब्रिगेड साहब। मुझे जरा सलमान अहमद साहब को भी ऐड करने दीजिएगा गुफ्तगू के अंदर, उनकी लाइन मुनक़ता हो गई थी। सलमान अहमद साहब, वही सवाल कि खान साहब ने किससे सजेशन लिया था, कोई सलाह मशवरा किया था, या इट वाज हिज ओन डिसीजन? दूसरा, जल साहब और फारूक साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान के ये ज़िमनी इंतखाबात के बाद भी पीटीआई जमकर सामने आएगी, लेकिन अभी कश्मीर के इंतखाबात कुछ और बता रहे हैं जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। इनको ज़िमनी इंतखाब ना बोले, सॉरी ये गलत है। जब असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो उसको नहीं, लेकिन डिसॉल्व है या नहीं है ये नहीं पता ना हमें ब्रिगेड साहब। अभी तो वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग ज़िमनी इंतखाबात करेंगे, ईसीपी वाले। मैं तो उनकी बात कर रही हूँ जो ईसीपी का मौक़िफ़ है। मुझे जरा सलमान अहमद साहब से मौक़िफ़ लेने दीजिएगा। जी सलमान साहब। जी अनिका, पहले मैं जो कहना चाह रहा था कि जब से ये रिजीम चेंज हुई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, 6% ग्रोथ पे पाकिस्तान जा रहा था, और उन्होंने हैंडलर्स को ये बात कही थी कि देखें अगर कोई साजिश है तो उसको ना होने दें, क्योंकि ये स्टेल स्पिन में इकोनॉमी चली जाएगी, संभाली नहीं जाएगी। फिर उन्होंने शौकत तरीन साहब को भी कहा कि आप इकोनॉमिक टर्म्स में जाके बता दें कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल से हमने संभाला है। एक पेंडेमिक आई थी और पेंडेमिक को संभाला, और फिर उन्होंने बाहर में ये इसको एम्फसाइज किया कि पाकिस्तान को आप जो है ना एक डेमोक्रेटिक दस्तूर जो है उसको उसके अंदर कंसिस्टेंसी रहने दें। लेकिन हुआ आपने देखा कि जी 9 अप्रैल को जो हुआ। अब उसके बाद जो आपका सवाल है कि इनकी सोच ये थी कि इमरान खान को जो हम गिरा देंगे तो लोग जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ये इंपोर्टेड हुकूमत आ जाएगी जिसमें से 60% लोग बेल पे बाहर हैं, उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं हुआ। वो बात तो हमें समझ आती है, लेकिन अब मुझे बताएं कि आपके अंदर खाने ये सारी चीजें डिसाइड हो चुकी हैं पीटीआई और इत्तेहादियों के बीच में कि तहलील करना है, इस्तीफे देने हैं, मामले को कैसे आगे लेकर जाना है, काउंटर स्ट्रैटेजीज जो गवर्नमेंट की होंगी उनको किस तरीके से आगे लेकर जाना है, ये डिसाइड हुआ या नहीं हुआ? जी अनिका, देखें अभी आपने जो जलसा दिखाया ना जिसमें खान साहब थे, उन्होंने एक बात की थी। उन्होंने कहा था देखें हकीकी आज़ादी जो है ना वो कोई प्लेट में रख के आपको नहीं देगा, आपको छीननी पड़ेगी ना। उसका क्या छीना, किस तरह हकीकी आज़ादी किस तरह छीनी जाती है? आइन में रह के, आइन और कानून के दायरे में रह के आपने क्या किया कि 37 जो बाई इलेक्शन थे 29 जीते, उसमें से 60 आपने जलसे किए। जो इनके बार बार जो पीडीएम है, पीडीएम ने हमेशा कहा जी लोग ही नहीं आएंगे, और रिकॉर्ड नंबर ऑफ लोग आए, ओवरवेलमिंग। अच्छा, इनके पास इलेक्शन कमिश्नर अपना, इनके पास रिटर्निंग ऑफिसर्स अपने, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अपने, इनका प्राइम मिनिस्टर अपना बैठा हुआ, उसके बावजूद खान साहब जीते गए। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, उसके बाद मैं यही सवाल आपकी तरफ लेकर आऊंगी कि क्या चले उन्होंने तो जो किया वो किया, क्या आपने डिसाइड किया या नहीं किया? एक ब्रेक के बाद।
welcome back after the break. Very quickly सलमान अहमद साहब, वही सवाल मैं आपसे दोबारा करूंगी, आप लोगों के आपसी मामला तय हो गए या नहीं हुए, या अभी भी कुछ मामला आलम बरज़ख की सूरत हाल में? अनिका देखिए, मैं फिर से आपकी तवज्जो लाना चाहता हूं, जो पिछले 6, 7, 8 महीने के अंदर हुआ है पाकिस्तान में, ये सेनेटर्स की कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है, सहाफ़ियों के खिलाफ ये इंसानी हुकूक जो है वो बिल्कुल हटा दिए गए हैं। अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ है कीनिया में, 3 नवंबर को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, 14 लोगों को गोलियां लगी हैं। और दूसरी चीज ये कि FIR, खान साहब एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, वो FIR ही नहीं कटवा सकते अपने ऊपर। जो मैं पास्ट की नहीं, मैं अब फ्यूचर की बात कर रही हूं कि अब क्या करना है, PTI को पता है? इज PTI क्लियर ऑन दैट? देखिए जी, माजी का हाल के साथ और हाल का मुस्तकबिल के साथ कनेक्शन है। आप ये चीजें नहीं कर सकती कि एक टीवी शो में हम डिस्कस नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं कि अभी आजम स्वाति जो है वो सुबह को उठाए गए परसों, और उनके बेटे का फोन आया कि कल उनको पुलिस मुकाबले में मारने का एक प्लान बना हुआ है। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो न्यूज है ना, दिस इज वेरी अलार्मिंग। मुझे यही राना साहब की तरफ लेकर जाने दे। राना साहब, अगर ये बात सलमान अहमद साहब ने जो अभी प्रोग्राम में कही है, तो दिस वुड बी अ वेरी वेरी डार्क एरा फॉर योर गवर्नमेंट। क्या इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन, या अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई बात है, तो इसके बारे में हुकूमत क्या करेगी? ये तो बड़ी अलार्मिंग किस्म की बात कर दी है सलमान अहमद साहब ने कि आजम स्वाति साहब को पुलिस मुकाबले में मारने का सोचा जा रहा है। ये इल्जाम है मुबैना तौर पर, लेकिन this is pure propaganda। जिस तरीके से शहबाज गिल की जिनसी जाति का था, जिस तरह से शहबाज गिल की जिनसी जाति का प्रोपेगेंडा था, ये भी प्रोपेगेंडा है। कौन सी एक मेडिकल रिपोर्ट आई है जिसने कस्टोडियल टॉर्चर को जो है वो साबित किया है? बाद में जब ये लोग रिहा भी हुए, उसके बाद भी कोई एक ये जो है वो एविडेंस नहीं ला सके जिसके अंदर कोई मेडिकल टॉर्चर या कोई चोटें वगैरह लगी हो जो टॉर्चर के जरिए है। सारा प्रोपेगेंडा है इनका। और इनको मैं इनका माजी याद करा दूं, गोलियां इनके दौर पे भी लगी थी सहाफियों को, जाली हीरोइन के पर्चे काटे गए, पूरी ऑपोजिशन को अंदर किया गया एक के बाद दूसरे। इंटीरियर मिनिस्टर जो है, अपना इंटीरियर बड़ी फैसिस्ट हुकूमत, देखिए सलमान साहब, लेट मी स्पीक, वरना सलमान साहब मैं आपकी तरफ आती हूं, सलमान साहब मैं आपकी तरफ आती हूं जी। राना साहब आप अपनी बारी में बोले, एंड यू नो आई लेट यू स्पीक एज वेल। तो कहने का मतलब ये वो जमात है जिसने न्याजी गठजोड़ करके, ब्लैकमेल करके चेयरमैन को, आप पूरी ऑपोजिशन को अंदर कराया। ये प्रेडेटर्स डिक्लेयर हुए प्रेस फ्रीडम के, दे वर डिक्लेयर्ड एज प्रेडेटर्स ऑफ प्रेस फ्रीडम। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं राना साहब, दूध और शहद की नहरें आपकी बारी में भी नहीं बह रही। होनी चाहिए, इसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लेट देम, मैं जरूरी था कि मैं माजी याद दिला दूं। लेकिन दूसरा, मेरी तो समझ से बाहर है कि जो आदमी 6% ग्रोथ कहता है मैंने की, और साथ उसने मुल्क को खोखला कर दिया। आपके गर्जसी कर्जे 1100 अरब पे थे 72 साल में, उनको वो 3.5 सालों में 2500 अरब पे ले गया। वो आपके गैस के सेक्टर को 1400 अरब का खसारा छोड़ के चला गया, 20,000 अरब के कर्जे लिए, एक ईंट नहीं लगाई। उसके पास इन मसाइल का हल है। ये जो कह रहा है कि ये अच्छा, एक बात वेरी क्विकली मुझे बता दें, फिर मैंने जैन साहब की तरफ जाना है। एक मिनट, एक बात और, वो आज तमाशा लगा रहा है, उसको वो सबको पता है कि वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैला रहा है, और सब कहते हैं कि इस वक्त मुल्क को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। तो एक बंदा जिसने इकोनॉमिक डिजास्टर किया, आज वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैला रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि इसकी बात सुन लो, इलेक्शन जल्दी करा लो। तो क्या ये फ्यूचर है पाकिस्तान का? उसी को आप जो है वो दोबारा मुल्क की डोरे पकड़ाना चाहते हैं? ये तो मजाक है। चलें जनरल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को मजाक कह रही है, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजाक कह रही है। आप फरमा रहे थे कि दोनों को मिलकर बैठना पड़ेगा। इकोनॉमी के हालात देख लीजिए, स्टॉक मार्केट के हालात देख लीजिए। अब हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, किस तरीके से बिठाएंगे? आपके सामने है सारी सिचुएशन। देखिए जी, क्लेमेंट्स टू पावर इन पाकिस्तान तो ये हमारे सियासी अशराफिया है ना सारे। और जिस तरह उन्होंने कहा था कि भाई फौज के बीच में नहीं आना चाहिए, जनबाज ने डिक्लेयर कर दिया, फौज एक तरफ हट के बैठ गई है। अभी मामलात हमारे सबके सामने हैं, इसको हम डिनाई कर नहीं सकते। इल्जाम हम PTI पे डालें या PDM पे डालें, PTI ने खराब किया तो PDM भी नहीं संभाल सकी उसको, और आगे कोई नजर भी नहीं आ रहा हमें कुछ चीज ऐसे। PDM का अपना मसला ये है
75 वजीर हैं उनके, आई डोंट नो कैसे कैबिनेट मीटिंग कैसे होती होगी। आपस में जो पीडीएम की जमातों में जो कंट्राडिक्शन टर्म्स हैं, इनके आपस में इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ मिलते हैं नहीं है। आज इलेक्शन की जब बात करेंगे तो कल आप देखिए एक दूसरे गला पकड़े बैठ जाएंगे ये लोग। तो इशू ये है कि इस सारे मामले से निकलना तो हमने है, और निकलने के लिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि जो हमारी सियासी शराफिया है मिलके बैठे और ये फैसले करें पाकिस्तान के बारे में। तो इम्पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, यही तो इम्पॉसिबिलिटी। देखिए जी, मैं जी अब यही इम्पॉसिबिलिटी है, इससे ओवरकम करना ही तो सियासत है ना ये सारी। मैं मजहर भुट्टो साहब की बात एक आपसे रिपीट करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे वैसे पूछा सियासत है क्या। उनके सियासतदानों की सबसे बड़ी खूबी है कि किसी बेर मिनिमम चीज पे ये कंसेंसस पैदा कर सकते हैं। तो ये वक्त है इनको आगे निकल के, जो क्योंकि सभी ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता हूं, तो मिलके बैठे। पाकिस्तान को तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए। नंबर 3, पाकिस्तान को आपकी फूड सिक्योरिटी चाहिए। और नंबर 4, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी स्टेक है। ये सारी चीजें नहीं होती है तो कैसे करेंगे इसको? इनका काम है ये। अगर ये नहीं करते तो पाकिस्तान को इस तरीके से लुढ़कने तो नहीं दे सकते ना। सही है। अगर ये नहीं करते तो पाकिस्तान को इस तरीके से लुढ़कने नहीं दिया जा सकता। देन somebody will have to come in। ये somebody will have to come in वाला हिसाब जो है ना, वो खत्म होते हुए लग रहा है। ब्रिगेड साहब, वेरी क्विकली, मैंने फिर ब्रेक की तरफ जाना है, वेरी क्विकली क्या हाल है फिर मिलकर बिठाने क्या हालत है कि इलेक्शन के अलावा मिलकर इंटरनेशनल इंटरनेशनल कंपनीज कह रही हैं कि आप पहले $400 मिलियन जो है ये श्योरिटी और ये तमाम करें, फिर हम आपको ऑयल सप्लाई करेंगे। दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर। आपका पॉलिसी रेट जो है 15 से 16% हो गया है। आपके इकोनॉमिक एक्सपर्ट जो आपको वो सब आपको रेड फ्लैग दिखा रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये बिल्कुल सही है। दिस इज नाउ बिकमिंग अ नेशनल सिक्योरिटी इशू, कौमी सलामती का मामला बन गया है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द जैसे हमारे नए आर्मी चीफ जो है वो इंशाल्लाह और चेयरमैन जॉइंट चीफ सेटल डाउन हो जाते हैं, तो आप देखेंगे देयर कुड बी अ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग टू फाइंड आउट फ्रॉम द स्टेट बैंक, गवर्नर स्टेट बैंक एंड फ्रॉम द चेयरमैन एफबीआर एंड ऑफ कोर्स द सिविलियन लीडरशिप कि हो क्या रहा है। अब देखें, एक चीज जुमला मेरा सुन लें। दिसंबर का महीना पाकिस्तान की तारीख में हमेशा डिबेकल वाला महीना रहा है। 16 दिसंबर। I will stop you right here. I will stop you right here. ये बड़ा नहीं I will listen to you, लेकिन मुझे ब्रेक की तरफ जाने दें और उसके बाद फिर मैं वापस आऊंगी। ये दिसंबर वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू लेट इट गो टू वेस्ट। लेट मी गो ऑन द ब्रेक। ब्रेक के बाद अपने दूसरे टॉपिक की तरफ भी आएंगे और उसी के साथ इस दिसंबर को लिंक करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनरल कमर जावेद बाजवा अपने 44 साल का करियर मुकम्मल करके अब कमांड जो है वो जनरल आसिम मुनीर के हाथ थमाने वाले हैं। कल ये इवेंट होगा और ऐसी सूरत हाल के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस तो हैं ही हैं, लेकिन फौज का एक बयानिया जो सामने आया है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से, उन्होंने एक इंटरव्यू में भी आज कहा है और शायद वो COS के हैसियत से उनका आखिरी इंटरव्यू होगा। कहते हैं कि एक तबके ने फौज को गैर सियासी बनाने के फैसले को मनफी लिया। पाक फौज पर जाती तनकीद की गई। फौज प्रोपेगेंडे और झूठे बयानिए के बावजूद गैर सियासी रहने के फैसले पर साबित कदम रहेगी और फौज के गैर सियासी होने से जमहूरी इक़्तिदार परवान चढ़ेंगी। नॉट जस्ट दैट, उन्होंने कहा कि फौज के गैर सियासी होने से फौज के अवाम से ताल्लुकात मजबूत होंगे। मुल्की सियासत में किरदार की वजह से फौज को हमेशा तनकीद का सामना करना पड़ा और फौज पाकिस्तान ने अंदरूनी खलफशार पर काबू पाने में हमेशा किरदार अदा किया है। इसी के ऊपर ज़रा हम रुकेंगे, अंदरूनी खलफशार, और इसी की बात अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। अंदरूनी खलफशार एक जगह तो टेररिज्म से मामलात को, पाकिस्तान को पाक करना था, दूसरी तरफ अंदरूनी खलफशार अभी जो सियासत वाली की बात कर रहे थे उसकी भी बात आगे करेंगे। ब्रिगेड साहब, आपसे बात हो रही थी, आप ही से बात को आगे बढ़ाएंगे। आई हैव 1 मिनट फॉर ईच गेस्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम। मुझे ये बता दीजिएगा, कल चेंज ऑफ कमांड है, बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे चैलेंजेस के अंदर इंस्टेबिलिटी, जो हम कह रहे थे, जनरल साहब भी कह रहे थे कि अब ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन चुका है। दिस इज नॉट एनी मोर अ पॉलिटिकल इशू। इसको हैंडल करना और सियासत से कंप्लीट किनारा कशी इख्तियार करना पैरेलल कैसे चलेंगे? देखिए, सियासत से कंप्लीट किनारा कशी आई डोंट थिंक इट विल बी पॉसिबल, क्योंकि अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टी बैठ के बातचीत करके एक पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं निकालती और पाकिस्तान को इस क्राइसिस से नहीं निकालती हैं, तो मुझे बताएं कि क्या जो हमारी अगली लीडरशिप भी जो है
क्या वो हाथ पे हाथ रख के और दे जस्ट बी साइलेंट स्पेक्टेटर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, एक तो फोरम है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, जहाँ पे द मिलिट्री लीडरशिप एंड द सिविल लीडरशिप दे सिट टुगेदर एंड दे डिस्कस एंड डिबेट ऑल इश्यूज एंड टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन, चाहे इकोनॉमी हो, जो भी हो, वगैरह वगैरह। लेकिन अब यहाँ पे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर ये हल नहीं हो रहा मामला इनसे, तो फिर मेरा ख्याल है कोई ना कोई रोल तो होना चाहिए ना, रोल इन द सेंस कि कोई एडवाइस देना, कोई बैक चैनल करना, उनको समझाना कि यार पाकिस्तान डूब रहा है, इकोनॉमी हमारी जारी है, दिसंबर का महीना आ गया, 3 पहले सानिया दिसंबर में हो चुके हैं, क्या हम चाहते हैं कि एक और इकोनॉमी का सानिया हो दिसंबर में और जनवरी में? तो खुदारा ये होश के नाखुन इन्होंने लेने हैं। बाकी वो जहाँ पे इल्जामात हैं कि इलेक्शन में मैनिपुलेट करना और ये तमाम चीजें जो हैं, या पार्लियामेंट में, वो जानी बातों से दूर रहना चाहिए। गॉट योर पॉइंट। अगले साल इंतखाबात आ रहे हैं, इतने सारे चैलेंजेस के साथ पाकिस्तान इंतखाबात में जाएगा, नई हुकूमत जो भी आए, चाहे वक्त पे इंतखाबात हो या वक्त से थोड़ा पहले हो जाए, वक्त से थोड़ा बाद हो, अगले साल इंतखाबात का साल है। ऐसी सिचुएशन के अंदर ये चैलेंजेस कितने ज्यादा अपने सर के ऊपर लेकर जनरल नासिम मुनीर आ रहे हैं? लेकिन जनरल नासिम मुनीर के चैलेंजेस इनसे बहुत ज्यादा गंभीर हैं, बट नॉट गो देयर। इशू ये है कि जो भी हुकूमत बनेगी, चाहे वो पीटीआई आती है या पीडीएम आती है इलेक्शन जीत कर, क्या वो अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे? मैं बारहा ये बात कह चुका हूं कि इलेक्शन मसले का हल नहीं है, इट इज जस्ट द बिगिनिंग। आप जब शुरू करेंगे, इसके बाद जो मामला बनने हैं आपके, ये जो लगातार इत्तेजाज की कंडीशन में पाकिस्तान को रखा हुआ है हमने काफी अरसे से, इससे निकालना है। इन्होंने मिलकर बैठ के ये फैसले करने हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाने के लिए 3, 4, 5 बेसिक चीजें कौन सी हैं जो की जाएंगी, कौन सी चीजें वो नहीं की जाएंगी। पाकिस्तान में सियासत को स्टेबल रखने के लिए कौन सी चीजें हैं वो करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। जनरल साहब, इन्होंने इकट्ठे नहीं बैठना, क्या फौज को इनको बिठाना पड़ेगा? क्या ये किरदार भी सियासी किरदार होगा? देखिए, मैं इसको सियासी किरदार मैं नहीं समझता इसको, इसलिए नहीं समझता कि अगर पाकिस्तान, जिस तरह अभी फारूक भी बात कर रहे थे, अगर पाकिस्तान हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, आप इसको इस तरीके से नहीं जाने दे सकते। ठीक ठीक, ऐसे किसी किरदार को राणा साहब, जी जनरल साहब मुकम्मल कर लीजिएगा बात। हालांकि मतलब मैं खुद इस बात का बहुत हामी हूँ, बाजा ने जो बात की कि हमें शुड स्टे जस्ट आउट ऑफ इट, और ये सियासतदानों का काम है मुल्क चलाना, ये चलाए मुल्क को, ये चलाना है। लेकिन अगर ये नहीं कर सकते, किसी किसी भी लगता है तनाव इतना बढ़ गया हुआ है, तो फिर कुछ ना किसी को तो हल करना पड़ेगा इसको। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की बात सुनने को लोग तैयार नहीं है, और कौन सी ऐसी हमारे यहाँ जो शख्सियात हैं या ऐसी फोर्स है जो उनको बिठा सकती है कि बैठिए, बैठ के फैसले ये खुद करें, फैसले में नहीं आने चाहिए इसको, लेकिन बिठा दें एक दफा और उनको बता दें कि फैसले इस तरह। हमने नेशनल इलेक्शन प्लान भी किया था, उस वक्त भी हमने बिठा के फैसले करवा लेते, एक मिलके फैसले कर लें, उस मुल्क को आगे लेके चलें। ठीक है। अच्छा राणा साहब, अब ये डिसीजन हो चुका है कि हमने सियासत से दूर रहना है, फौज बड़े अरसे से ये कह रही है, पिछले साल फरवरी के अंदर ये डिसीजन हो गया था, इस साल की भी ये बात नहीं है, लेकिन आपकी हुकूमत को किसी ना किसी तरीके से या तो ईगो को लेट गो करना पड़ेगा, या आपको रीच आउट करना पड़ेगा, कोई ऑलिव ब्रांच देनी पड़ेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी। आप लोगों की तरफ से भी जो बयानात आते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग रिग्रेट करने पे मजबूर कर दें उन लोगों को जिन्होंने कह दिया कि हमने किसी तरीके से सियासत में किरदार नहीं अदा करना। देखिए, एक तो बाजवा साहब को बड़ा टाइम लगा इस नतीजे पे आने पे कि उन्होंने सियासत से जो है वो अलहदगी इख्तियार करनी है, और एक तजर्बा हुआ पाकिस्तान के अंदर जिसके नतीजे में बड़ा नुकसान हुआ मईशत को भी और सियासत को भी। जो पोलराइजेशन आज हम देख रहे हैं, ये जनरल बाजवा का ही तोहफा दिया हुआ है, जो आज उन्होंने एहसास किया। अब आगे बढ़े, अब आगे ये है कि अगर आज भी आज नए चीफ आ रहे हैं, अगर तब भी वो इसी जो है वो नैरेटिव पे चले कि आज जरूरत है जरा थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनारियो के अंदर इंटरवीन करने की, हालात को देखने की या मनूवर करने की, तो ये 75 साल यही कुछ होता रहा है, और उसका नतीजा हम भुगत चुके। एक आर्मी चीफ को भी टाइम लगा ये समझने में कि हमें जरूरत है कि हम पीछे रहें, तो अब नए आए, आई होप ही स्टेज अवे। Then do handle the situation the way government should handle as well, राणा साहब। लेकिन सलमान साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स। जी अनिका, इन्हीं राणा साहब की पार्टी के हैं खुर्रम दस्तगीर, उन्होंने टीवी पे जाके 3-4 महीने पहले ये बात की कि हम लाए गए, हम आना नहीं चाहते थे, हमें लाया गया है, इसलिए क्योंकि इमरान खान ने एनआरओ नहीं देना था, और वो
अगले इलेक्शन से भी आगे उन्होंने हुकूमत करनी थी, तो हम लाए गए। चल। और जब 9 अप्रैल के बाद आप देखें कि 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है। डीजी आईएसपीआर और उनके साथी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके वो इनकी राणा साहब की हुकूमत को डिफेंड कर रहे थे, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी को डिफेंड कर रहे थे। गवर्नमेंट सलमान साहब, दे आर बाउंड टू, ठीक है। आपने कभी देखा है कि डीजी आईएसआई कभी टीवी पे आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? आपको रियलाइज करना है कि अगर आपने सियासत में नहीं आना तो फिर एक डिसीजन ले और आप अवाम को फैसला करने दें। Got your point, सलमान अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच। राना एहसान अफजल साहब, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया। यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। पाकिस्तान के अंदर हर कोई माजी में रहना चाह रहे हैं। क्या हम फ्यूचर में सोचने के लिए तैयार हैं कि कितने बड़े बड़े चैलेंजेस हमारे सर पे पड़े हैं? ये सोचिएगा ज़रूर। अनीका साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।